जी, मैं शरारती था बहुत। कहीं अब भी शरारत छुपी हुई है, दबाया हुआ है उसको। तालिबान मेरा ख्याल है डूरेंट लाइन को तो मानते हैं, उनसे और मसाइल हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका निज़ाम हमारे यहाँ भी नाफिज हो। हम समझते हैं कि नहीं, हो जाए तो बड़ा अच्छा है। आप भी मौलाना होंगे, मैं भी मौलाना होऊंगा। ये पता चले अगली नशिस्त में हम दोनों ने दाढ़ियाँ रखी हों सर। सर ये तासुर आमतौर पे दिया जाता है कि कुछ मखसूस दिनों में जब भी किसी का दौरा हो या कोई बड़ी अचीवमेंट हो पाकिस्तान की, उसी दिन जलसे की तारीख दी जाती है। मनाजर झगड़े को बढ़ाते हैं, मुदब्बर झगड़े को निपटाते हैं। जनरल फैज साहब की अगर बात करें तो अब क्या होने लगा है आगे, कौन कौन सी सजाएं मिल सकती हैं? डॉन कराची से उनके लिए वहाँ डेरा बुगती में आता था। Very And he nice. kissed my hand. सर नवाज शरीफ साहब कहाँ गुम है आजकल? मोहसिन नकवी साहब तो बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं। सियासत में मेरी अपनी राय होती है, उनकी अपनी राय होती है। मैं कॉलम लिखता हूँ, वो बड़े नाराज हो जाते हैं। हम इस काबिल तो हुए हैं कि हमें कोई गाली निकाले। आप देखेंगे कि लोग इस आज़ादी से भी खुद तंग आएंगे। नहीं, लगाई तो है फायरवॉल, बड़ी महंगी लगाई है इन्होंने। सुनो पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं सुहेल बड़ैच साहब, जो कि एक सीनियर तजियाकार हैं पाकिस्तान के। इनसे हमने जाना कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा, नवाब अकबर भुट्टी से मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सुहेल बड़ैच साहब का हाथ चूमा, अब नवाज शरीफ साहब चुप क्यों हो गए हैं। इनसे हमने ये भी जाना कि सोशल मीडिया के आने के बाद सहाफत कैसे मुतासिर हुई। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सुहेल बड़ैच साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं खैरियत से? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, दुनिया ने आपका वो रुख देख लिया है जो आपने दिखाया है। हम आज वो बातें पूछेंगे आपसे कि वो रुख हमें भी दिखाएं थोड़ा सा, जो नहीं देखा लोगों ने। ज़रूर, आप कोई ढूंढ लें ऐसा तो ढूंढें ज़रूर। सर हमें नहीं मिलता, लेकिन कुछ आज आप शेयर करना चाहें तो इस ज़रूर। पॉडकास्ट के तवज्जुह से शेयर कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर। और ये बताइए कि सर आजकल क्या मसरूफियात है? बस पढ़ना, लिखना, सोचना। स्टिल आज भी सुहेल बड़ैच साहब वैसे ही सोचते हैं जैसे शुरू में सहाफ़त जब ज्वाइन की नहीं तब नहीं, सोचते बदल थे? जाती हैं सोचें। अब तो देखो, हमें पता है कि हर बंदे ने दुनिया से चले जाना है। और हमारे यहाँ जो एवरेज एज है वो 60-65 है, उसके करीब हैं। तो अब ज़ाहिर है यही सोचा जाता है कि कौन कौन से काम रह गए हैं, कौन कौन से करने हैं। वो कर रहे हैं। कोई सर ऐसा काम जो रह गया हो अभी तक, नहीं, पर लिखने पढ़ने का ही काम है। और इसके तो अलावा सर नहीं, जो कोई नहीं। ख्वाहिश रह गई नहीं, हो कि कोई ये ऐसी करके रहना? हम ख्वाहिशें तो ज़रूरत से ज़्यादा पूरी हुई हैं। माशाल्लाह। जो सोचा भी नहीं था वो भी पूरी हो गई हैं। और सर इसके पीछे किसको आप जिम्मेदार कहते हैं कि यार ये इसकी वजह से? अल्लाह तो है ही, उसके बाद नहीं, एक तो जाहिर है अल्लाह है, माँ बाप की दुआएं हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि मेहनत और तकदीर, इनका मिलाप होता है। आप मेहनत करते हैं तो तकदीर आप पे मेहरबान होती है। मैंने देखा बड़े बड़े जीनियस जो मेहनत नहीं करते वो मंजिल नहीं पा सकते। तो अगर आप मेहनत भी करें और तकदीर भी साथ दे, कई बेचारे मेहनती भी अरूज नहीं पा ऐसे सकते। ही लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो फिर ये थोड़ी दोनों बहुत सितारे दोनों मिल जाए तो फिर सक्सेस मिलती है। सर थोड़ा सा ज़रा छोटा सा अपना ब्रीफ बताइएगा कि बचपन कहाँ गुजरा और शरारती थे? जी, मैं शरारती था बहुत। और कहीं अब भी शरारत छुपी हुई है, दबाया हुआ है उसको। मैं जौहराबाद, एक छोटा सा कस्बा है, उसमें पैदा हुआ। वहीं मैंने 6ठी-7वीं तक पढ़ा। और मेरे वालिद टीचर थे, मेरे दादा भी टीचर थे, मेरे नाना भी टीचर थे, मेरी दादी भी टीचर थी। तो वी आर ए फैमिली ऑफ टीचर्स। वेरी नाइस। तो मैं भी बाद में फिर टीचर रहा। Yes. कॉलेज में पढ़ाया मैंने, और अब भी मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। तो वो एक कॉन्टीन्यूटी है एक। और फिर मैं 7th से मुझे वालिद साहब ने एक गांव में भेज दिया। उनके जहन में था कि मैं चूँकि इकलौता था तो बड़ा लाडला था। ओके। तो उन्होंने घर से दूर भेज दिया ताकि, तो उनके जहन में होगा कि तरबियत बेहतर हो जाएगी या घर से दूर रहेगा। ठीक तो है। फिर मैं उसके बाद घर नहीं गया 7th के बाद। उधर गांव में कौन था? गांव में मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे, हमारे रिलेटिव भी थे, चचा थे मेरे। सही। तो वो भी टीचर थे, तो उनके पास भेज दिया शिगिर्दी में? शागिर्दी में। और मैं स्कूल भी जाता था, उनके साथ ही रहता था। तो वो फिर मैं 3 साल वहाँ रहा, 7th से लेके 10th तक। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा आ गया। फिर वहाँ से मैंने FSC की। फिर मैं FC कॉलेज लाहौर आ गया। यहाँ से मैंने BSc का इम्तिहान दिया, लेकिन
मैं एक मजमून में फेल हो गया। कौन सा मजमून था वो? मैं बॉटनी में। अच्छा। मैं बीएससी, तो फिर मैंने प्राइवेट इम्तिहान दिया बीए का, और फिर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी सेकंड पोजीशन आई इंग्लिश में। माशाल्लाह। तो फिर मैं एमए इंग्लिश में दाखिल हो गया। फिर अभी एमए इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ था तो रोज़नामा जंग में चला गया, और फिर तब से अब तक वही चल रहा है। ऐसा जुड़ा कि अब तक चल ही रहा है। चल रहा है। ये बाय प्रोफेशन जिस तरह आपने चूज़ किया सहाफ़त को, जॉब की कोई कॉल आई थी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीएसएस करना चाहता था। पढ़ाई भी इसीलिए की थी। पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, ना बन सके एफएससी में। फिर ये बना के जी आप सीएसएस कर लें, तो सीएसएस करने के लिए करंट अफेयर्स होता था एक सब्जेक्ट, अब भी Yes, होता अभी होगा। भी है। तो वो मैं उसके लिए अखबार के दफ्तर गया, लेकिन फिर निकल नहीं सका। मुझे वो इतना पसंद आया, फिर ना मैंने सीएसएस का इम्तिहान दिया, ना कोई और ट्राई की। सब कुछ छोड़ के बस कहा फिर बस यही है अब, जी, और सोच लिया उस दिन। मुझे अच्छा लगा बहुत। वो दिल को भा जाना हाँ, दिल जिसे को कहते बजा हैं। दिया। मुझे ये लगा कि दिस इज़ माय कप ऑफ टी। ओके। और उसके बाद फिर आगे मंजिल चलती रही, और आज माशाल्लाह 2024। और सर स्टार्ट अगर हम बात करें तो ये अगर मैं गलत नहीं 1985 85 दिसंबर जी। दिसंबर से, और माशाल्लाह इतने साल थके नहीं? नहीं, ये अखबार की दुनिया और ये जो Dry खबर की है दुनिया, सर, खबर dry की है। दुनिया है। ड्राई तो है सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो तो मुझे तो सुबह का इंतज़ार होता है अखबार आए, ठीक है, फिर मैं वो पढूं, फिर उसमें मुझे मज़ा आता है। फिर मैं उस पर लिखता हूँ, फिर उसमें मज़ा आता है। फिर जब शाम को बोलना होता है उसमें मज़ा आता है। तो वाह। मैं तो अगर मेरा कोई शौक़ है तो वो शौक़ भी यही है माशाल्लाह। और प्रोफेशन भी यही है। क्या बात है सर, इतनी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है डिफरेंट, कभी कहीं से कभी कहीं से, कभी आप खुद पढ़ के जो तज्जिया देते हैं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए कोई एक ऐसी चीज़ बताएं कि जो करते हैं जिसके बाद आप कहते हैं अब मैं ज़रा वो रिसाइकल हो गया है दोबारा से, अब न्यू इन्फॉर्मेशन। तन्हाई, तन्हाई में तन्हाई, थिंकिंग, सोचना कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं। असल जर्नलिज्म सिखाती ही है कि आप सिफ्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड जर्नलिज्म, क्या एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट, दैट इज़ जर्नलिज्म। दो ही इसके हिस्से हैं, एक सिफ्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नंबर टू हाउ टू एक्सप्रेस दैट। क्या बात है सर। ये बताइएगा कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन भी रही, उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक भी मामला चले, इकॉनमी किस दौर में बेहतर आपने फील की कि पाकिस्तान बेहतर हो में गई? तो वार की इकॉनमी चलती रही है। जब मार्शल लॉ आते हैं या कोई जंग छिड़ती है तो उससे इकॉनमी ठीक हो जाती है। अगर वार ना हो तो जाहिर है हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होती। शुरू से ही है, 1947 से लेकर मैं देख रहा था कोई बजट भी, एक शायद बजट ऐसा है जो सरप्लस है, नहीं तो सारे डेफिसिट बजट है। और थ्रू आउट 75 साल डेवलपमेंट बजट बाहर के पैसों से ही हुआ है। अच्छा, हमने अपने अपने पैसे हमारे पास होते ही नहीं कभी भी जिससे हम डेवलपमेंट बजट करें। हम बहुत मुश्किल अपना मुल्क चलाते हैं। आज अब भी वही सूरत हाल है। जंगों से पैसे हमने कमाए, जंगों से जब जंग छिड़ती है तो हमें पैसे मिल जाते हैं। सही। और सर हम बार्टर सिस्टम जो नहीं करते उसकी कोई ख़ास रीज़न, या कोई हम जो देखो हमारे ना, हमसाय आपका ममालिक हैं या और आपकी भी? सबसे बड़ी आज भी जो आपका ट्रेड है वो किसके साथ है? अमेरिका के साथ। ठीक है, तो आप बार्टर तो उससे करें ना कि जो आपके बराबर के हों। अमेरिका बहुत बड़ा है, वो क्यों आपके साथ बार्टर करे? सही। ठीक है ना, वो ही आपको मदद देता है। उसी ने आपकी फ़ौज बनाने में मदद दी, उसी ने सारा कुछ आपके जो बड़े डैम हैं वो बनाए। चाइना तो अब मैदान में आया है। उस ज़माने में जब हमारी दोस्ती हुई थी तो चाइना तो खुद गरीब था। और अब ठीक। वो अमीर है। हाँ, चाइना अमीर है बहुत अब, लेकिन जाहिर है चाइनीज़ जो है उनका मॉडल और है। वो कर्ज़े इस तरह से नहीं देते जिस तरह से वेस्ट के लोग देते थे। वो अपना देखते हैं कि उनका रिटर्न क्या है, कितना है। वो अमेरिका तो आपको डोनेशन भी दे देता था, आपको और तरह से उनको ज़रूरत होती है तो वो दे देते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो वो बंद कर देते हैं। अमेरिका तो को अमेरिका हमारी- के साथ रोलर कोस्टर इसीलिए रहा है ना। हाँ, शुरू कि से। जंग बंद हो जाती है तो वो कहते हैं जाओ भाग जाओ, और जंग शुरू होती है तो कहते हैं वो मांगो कितने मांगते हो। कितने चाहिए। तो ये इसी तरह चलता रहेगा आगे भी सर? अब नहीं, अब हमें सोचना चाहिए ना कि वार इकॉनमी तो अब सुकड़ गई। ठीक है, तो क्या और रास्ते हैं
हमारे पास दो ही थी ना, एक वॉर इकॉनमी थी, दूसरी हम ह्यूमन एक्सपोर्ट करते यस, हैं जो ओवरसीज हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब तो वीज़े भी बंद हो गए सर। तो वो अब ओवरसीज भी ज़ाहिर है 10-15 साल का उनका शेल्फ लाइफ होती है। जी। 15 साल बाद वो उनके अपने बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो वहाँ की ज़िंदगी में गुम हो जाते हैं। हाँ, फिर फिर उनको उनके पैसे इतने नहीं होते कि वो भेजें। ऐसा ही तो इसलिए आपको नई चीज़ें सोचनी होंगी, नए लोग एक्सपोर्ट करने होंगे, नई ट्रेनिंग करनी होगी। फिर आपको अपने यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा कि मसलन चाइना है, उसके साथ आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर रीजनल कोऑपरेशन है, फिर रास्ते खोलने चाहिए सेंट्रल एशिया तक। सही। अफ़गानिस्तान का रास्ता खोलना चाहिए, अगर इंडिया से मुमकिन हो, इंडिया के साथ खोलना चाहिए। अब तो दुनिया रीजनल ट्रेड पे चल रही है, सही। तो हम रीजनल ट्रेड कर ही नहीं रहे। सर जिस तरह बाकी ममालिक में देखा जाता है उनकी जंगें भी हो रही होती हैं या वॉर सिचुएशन भी होती है, लेकिन वो अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जारी रखते हैं, इससे अफेक्ट नहीं करते कारोबारी मामलात। तो क्या पाकिस्तान ने शुरू से इस पे फोकस नहीं किया? नहीं, हम तो सर धड़ की बाजी लगा के जंग करते हैं ना। हम वहाँ तो देखी जाएगी। वहाँ तो जंगें होती हैं ना एज ए गेम। हम्म। ठीक है, हम तो सर धड़ की बाजी लगाते हैं, जिससे लड़ते हैं उससे बात भी नहीं करना चाहते। रुस जाने हैं। जिससे सर 5 गलतियां कोई जो शुरू दिन से पाकिस्तान जब बना और अब 2024 जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन। देखिए, गुजारिश ये है कि गलतियाँ तो बड़ी 5 गलतियां सर। नहीं, देखो बड़ी गलतियाँ तो सब लोग निकालते हैं, मैं इसका हामी नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि खूबियाँ बयान 5 पूछे। 5 खूबियां बताएं सर। हाँ, वो उसकी वजह यह है कि देखो कंपल्शंस होती हैं। आज हम 1947 के हालात का तज्जिया करें तो बड़ा आसान है कि आपने फलाही ममलकत क्यों नहीं बनाई, आपने गवर्नर जनरल क्यों बन गए, ये हुआ वो हुआ। भाई उस वक्त के क्या हालात थे, क्या कंपल्शंस थी, वो हम जायज़ा नहीं लेते। तो देखो, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान को मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है कि हमारी इकॉनमी आज ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सी अचीवमेंट्स की हैं हमने। जब पाकिस्तान बना है तो देयर वाज अ सिंगल यूनिवर्सिटी, आज 400 के करीब यूनिवर्सिटियाँ हैं माशाल्लाह। सब 75 साल में। जब पाकिस्तान बना है तो देयर वाज ओनली वन टेक्सटाइल मिल, और आज आप बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल हैं कॉटन के, टेक्सटाइल के। फिर इसी तरह एटम बम दुनिया के 7 ममालिक ने बनाया हुआ था। आपने मीगर रिसोर्सेज के बावजूद, गरीब होने के बावजूद आपने एटम बनाया। दुनिया की जो बड़ी ताकतवर फौजें हैं उनमें आपकी एक फौज है। बिल्कुल। आपके डॉक्टर दुनिया में बेस्ट शुमार होते हैं। अब भी अमेरिका में सबसे जो अच्छे हाथों से लिए जाते हैं वो डॉक्टर हैं। हमारे इंजीनियर दुनिया में बहुत उनकी कदर है। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। फिर बड़ी सारी हमारी खामियां हैं। वेलफेयर स्टेट नहीं बनाई हमने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा लगा दिया, लेकिन फिर उसका भी काउंटर आर्गूमेंट है कि 1947 में ही आपकी इंडिया से जंग छिड़ गई। जी। तो आप अपनी अगर फौज ना बनाते तो क्या करते? कुछ होता ही ना। कुछ होता ही ना। तो फिर अब के कंपल्शंस भी हैं। फिर एक जियोग्राफिकल आपकी पोजीशन है कि जिसमें अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है। इंडिया से पहले दिन से आपकी लड़ाई है। अफ़गानिस्तान ने पहले दिन से आपको तस्लीम नहीं किया। वजह क्या सर? उस वक्त मेरा ये ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में तो शुरू से जो पहले बादशाह था, फिर सरदार दाऊद आया, वो समझते थे पख्तूनख्वा हमारा हिस्सा है। अच्छा। और वो इस पे क्लेम करते थे। ठीक वो है। तो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं थे। हम्म। ठीक है ना, तो ये शुरू में हमारा उनसे तनाज़ा रहा। और आज तक है। नहीं, अब तो खैर तालिबान ने कभी नहीं ये कहा। तालिबान मेरा ख्याल है ड्यूरेंट लाइन को तो मानते हैं। उनसे और मसाइल हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका निज़ाम हमारे यहाँ भी नाफिज हो। अच्छा। हम समझते हैं कि नहीं, तो अगर हो जाए सर? हो जाए तो बड़ा अच्छा है। आप भी मौलाना होंगे, मैं भी मौलाना होऊंगा। ये पता चले अगली नशिस्त में हम दोनों ने दाढ़ियां रखी हों सर। मुझे ये बताइएगा कि भुट्टो साहब का दौर था और बड़ी मकबूल जमात थी, अब भी है, लेकिन सर अब क्या आपने देखा है कि उनके मंशूर में कोई चेंज आया हो, लोग उनसे अब भी उसी तरह मोहब्बत और उसी तरह सिंध जुड़े के हुए अंदर हैं? तो मौजूद है, लेकिन पंजाब के अंदर ज़ाहिर है नहीं जुड़े हुए। उनको नया मंशूर बनाना चाहिए। वो जनरेशन्स चली गई जो भुट्टो साहब की चाहने वाली थी। अब नई जनरेशन्स आ गई हैं, उनके नए तकाज़े हैं, नई ज़रूरतें हैं। वो जब तक आप केटर नहीं करेंगे, जब तक आप उनको
नए नारे नहीं देंगे, कोई नया मंसूबा नहीं बनाएंगे, ज़ाहिर है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। यही होता है, पार्टियां पैदा होती हैं, जवान होती हैं, मर भी जाती हैं, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी ने अगर ज़िंदा रहना है, जवान खून तो मिल गया उनको, जी, बिलावल भुट्टो। लेकिन क्या वो पंजाब में भी कोई दोबारा से पैदा हो रहे हैं? ऐसा नहीं लगा मतलब वो सिंध वाली साइड पे ही। जी। उनको यहाँ नए वोटर बनाने चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे। अच्छा सर, उसकी क्या रीज़न होती है कि ये उस साइड पे ही सुकून से बैठे हैं, इधर पंजाब वाली साइड पे क्यों नहीं ये मेहनत बहुत होती है ज़ाहिर इस है, तरह से? उसकी फिर अपनी रीजंस हैं। मार्शल लॉ आए, लोगों को मारें पड़ी, उनकी हुकूमत बड़ा अरसा नहीं आ सकी, कुछ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं आने दी, जब वो जीत भी जाते थे हुकूमत नहीं देते थे। तो एक लंबी कहानी है। अच्छा, तो सर इसके अलावा कोई रीज़न जो आप समझते हो? नहीं, रिसेंट पास्ट में तो दो ही रीजन है ना। एक जो गिलानी गवर्नमेंट थी, उससे लोग खुश नहीं थे, पंजाब में वो डिलीवर नहीं कर सके, जो लास्ट गवर्नमेंट थी जी। फेडरल। और दूसरी बात यह है कि कोई नया प्रोग्राम नहीं पंजाब के लोगों को दे सके। ये दो रीजंस मैं समझता हूँ। सही हो गया। सर अब पीटीआई की जमात की अगर बात करें, तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या लगता है सर अब आगे क्या होगा इनके साथ? नहीं, देखो, पॉलिटिकल पार्टियों का पॉलिटिकल पार्टियों की तरह बिहेव करना चाहिए। उनको सबसे पहले तो ये तय करना चाहिए कि वायलेंस इज़ नॉट देयर डोमेन। जी। इसमें वो जाएंगे तो इसमें तो फ़ौज, मुक्तदरा, रियासत, ये बहुत तगड़ी होती है। हमने देखा है कि कम्युनिस्टों को उन्होंने मारा, उन्होंने पीपल्स पार्टी को मारा, बलोचों को मारा, सिंधियों को मारा, पख्तूनों को मारा। जिसने भी ये एफर्ट किया है कि उनसे कोई ज़बरदस्ती करें, उसको नहीं उन्होंने छोड़ा। नून को मारा, पीपल्स पार्टी को मारा। तो इसमें तो आप उनसे जीत नहीं सकते। बिल्कुल। आप सिर्फ एक तरह जीत सकते हैं, कुर्बानियाँ दें, पुरअमन सियासी जद्दोजहद करें, अलायंसेस बनाएं, लोगों को मुनज़्ज़म करें और इलेक्शन जीतें। एक दफ़ा उन्होंने धांधली कर ली, हार गए, अगली दफ़ा शायद ना कर सकें। बिल्कुल। तो यही तरीका होता है दुनिया में। आपने देखा कि ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम करवाया, जी। ठीक है, रेफरेंडम जीत गया। 85 का इलेक्शन भी वो जीत गए, ठीक है। उन्होंने पार्टी किसी को आने ही नहीं दिया, लेकिन फिर 88 में हालात बदल गए, ज़ियाउल हक चला गया और पीपल्स पार्टी आ गई। तो आपको वेट करना पड़ता है, अच्छे टाइम का सब्र करना पड़ता है, मजबूरियाँ जो हैं उनको समझना पड़ता है। आप रियासत के साथ आप चैलेंज करते हैं तो ये तो ठीक है कि आप रियासत को भी डैमेज करते हैं, लेकिन आपका नुकसान ज़्यादा होता है। सही हो गया। सर ये तासुर आमतौर पे दिया जाता है कि कुछ मखसूस दिनों में जब भी किसी का दौरा हो या कोई बड़ी अचीवमेंट हो पाकिस्तान की, उसी दिन जलसे की तारीख दी जाती है। इससे आप मुत्तफिक इसके भी हैं? दो एंगल है ना। एक तो एंगल ये है कि जो आप एंगल जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ है या रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं या मुल्क के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, एक ज़ाहिर है ये भी एंगल है और बड़ा जायज़ है जी। लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझते होंगे, मेरा ये ख्याल है कि आज ही मौका है कि ज़्यादा तकलीफ़ होगी इनको। तो दुनिया में हमेशा ये होता है ना, दुनिया में ये होता है ना कि आप किसी से लड़ रहे हो ना, तो आपको पता हो यहाँ ज़ख्म लगा हुआ है, तो ज़ख्म पे आप मारते हैं ताकि ज़्यादा तकलीफ़ हो। पहले ही ज़ख्म होता है और तकलीफ़ होती है, जिसको कहते हैं कि ज़ख्मों पे नमक छिड़कना। तो वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं। और सर इसका अफेक्ट होता है? नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, रियासत इतनी मजबूत होती है ना कि देखो, फ़र्ज़ करो या तो आप गिरा लें उसको, ठीक है ना, या तो आप इतने ताकतवर हों कि आप गिरा लें। आपने कोशिश की, आपका ख्याल था आप IMF का वो नहीं होने देंगे, वो भी हो गया। आपका ख्याल था जजेस आपकी मदद को आ जाएंगे, वो भी नहीं आया। आपका ख्याल था जो फ़ौजी मेरी मदद को आ जाएंगे, इतने फ़ौजी मेरे साथ ही हैं, नहीं हुआ ना। तो फिर ये था कि मैं कॉल दूंगा, आवाम इतनी निकल आएगी, वो भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ। कल को हो जाए मुझे नहीं पता, सही, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ। सही हो गया। तो फिर स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए ना। सही हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा था, आपने देखा सर? नहीं, मैं नहीं ज़्यादा देखा। सोशल मीडिया पे चलते रहे, हर जगह स्पीचेस और ये वो। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपने देखा हो, उनका एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले को जन्नत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो कोई भी मार के चला जाता है, कोई भी इस तरह ठोक के चला जाता है, तो जन्नत में जाना आसान होता है। ये उन्होंने कहा? ये उन्होंने कहा सर। अच्छा। अब मेरा ख्याल है कि हमें अब डॉक्टर जाकिर नाइक की नहीं, एक नए जनाह की और एक नए इकबाल की ज़रूरत है। क्या पता यही जिना और यही इकबाल बन जाए। नहीं, वो और होते हैं,
जो वो ऐसा तसव्वुर देते हैं कि जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्ट से रास्ता निकालते हैं। वो मुदब्बर होते हैं, मनाजर नहीं होते। मनाजर झगड़े को बढ़ाते हैं, मुदब्बर झगड़े को निपटाते हैं। पीआईए पे भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको उस तरह से एज होस्ट कर सकी जिस तरह मेहमानों के साथ किया जाता है? होस्ट नहीं कर रहे वो। एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए उनको लगेज के। अब मुझे इस मामले का मैंने सुना है, लेकिन मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता कि किसकी गलती है। सही हो गया सर। आगे चलते सर, मुझे ये बताइएगा, जनरल फैज़ साहब की अगर बात करें तो अब क्या होने लगा है आगे, कौन कौन सी सज़ाएं मिल सकती हैं? देखो ना, फ़ौज के अंदर जो सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा है वो यही है जो उनको, जिसका उनको चार्ज किया गया है, ठीक है। तो इससे तो सख्त सज़ा होती कोई नहीं है। अब वो सज़ा क्या मिलेगी ये तो फ़ौज को ही पता है, आपको पता है। वहाँ तो एक्सेस नहीं है हम लोगों की, सिविलियन किसी की भी नहीं है। तो वो क्या फ़ैसला करते हैं, ज़ाहिर है उसका इंतज़ार करना होगा सर। कोई हम क्या सराई तो कर नहीं सकते, क्या हो रहा है अंदर, क्या ट्रायल चल रहा है, नहीं चल रहा, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कुछ पता नहीं है सर। लेकिन पीपल वर इंटरेस्टेड ना कि वो कुछ बात अंदर की आप बता सकें, जो लोग देखते हैं, आपका तज्जिया सुनते हैं कि अब एक तो टॉप सिटी वाला मामला था, फिर बाकी और भी मामला पॉलिटिकल भी नहीं। ज़ाहिर है कि ये फ़ौजी सेटअप रहा तो उनको सज़ा तो मिलेगी। ऐसे लग रहा है कि उनको जितनी सख्त से सख्त सज़ा दे सकते हैं देंगे। यही रहा है, रवायत भी यही है कि जिस पे ये चार्ज फ्रेम हो जाता है छूटता तो कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है छूटना। ज़ाहिर है वो पहले कलेक्शन करते हैं एविडेंस की, फिर वो किसी को चार्ज करते हैं। सही हो गया। तो अब कोई चांसेस नहीं है कि उनको गुंजाइश दी जाए? कोई उनके लिए कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए, कोई आसमान से चीज़ आ जाए, कोई बगावत हो जाए, कोई मुल्क के अंदर हमला हो जाए गैर मुल्की, फिर हो सकता है, फिर बचत है, वरना नहीं। सही। सर मुझे ये बताइएगा, नवाब अकबर भुगटी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई एक अर्सा पहले, और आपका क्लिप दोबारा से वायरल जा रहा था अब, जिसमें वो पंजाबी के बारे में कुछ कह रहे थे। सर वो मुलाकात का अहवाल तो ज़रा लोगों के साथ शेयर करें कि मामला किस तरह, मुलाकात कैसी हुई, थे किस तरह के थे? नवाब साहब से मेरी बड़ी पुरानी याद अल्लाह थी। मैं नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब के वो दोस्त थे। मेरी नवाबज़ादा साहब से बड़ी जो था एक तल्लक़ ख़ातर था। मैं रोज़ उनके पास जाता था, उनसे सीखता था। तो वहीं मेरी पहली उन्होंने मुलाकात कराई और फिर मेरा आना जाना हो गया। मैं 2-3 दफ़ा डेरा बुगती गया हूँ। एक दफ़ा मैंने जंग का इंटरव्यू किया, एक दफ़ा एक दिन जियो के साथ किया। तो उनसे गपशप होती रहती थी। तो ज़ाहिर है उनकी तबीयत में थोड़ी छेड़छाड़ भी थी, शरारती थे। तो वो मज़े लेने के लिए बाज़ औक़ात और बड़े बाइलम थे, बड़े पढ़े लिखे थे। जो लोगों का तसव्वुर है कि वो कोई सिर्फ कबायली सरदार नहीं थे, वो किताबें पढ़ते थे। डॉन कराची से उनके लिए वहाँ डेरा बुगती में आता था। ओके, डेली। और जो है वो कॉफ़ी और मतलब पूरे जितने भी चीज़ें दुनिया की लवाजमात हैं अच्छे, वो कराची से उनके लिए आते थे। वाह। तो वो वहाँ बैठे थे, तो वहाँ मेरे पे बड़ी शफ़क़त भी करते थे। तो ऐसे ही शरारत में उन्होंने कहा कि वो मुझे कहते रहते थे पंजाबी। ये ज़ाहिर है मैं पंजाब से जुज़ हूँ, तो अल्ताफ़ हुसैन भी मुझे कहते थे पंजाबी आ गया। अच्छा। तो ये भी कहते थे। तो हालांकि मेरे वैसे जज्बात आम पंजाबियों से डिफरेंट है। मेरे छोटे सूबों से और दूसरी कौमियतों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ज़ाहिर है मैं इसी से तल्लक़ रखता हूँ। तो फिर मुझे तो ज़ाहिर है यही टाइटल मिलना है। तो वो मुझे कहने लगे कि ये जो आप पंजाबी हैं ना, हंसते हंसते उन्होंने कहा कि बड़े बेगैरत हैं। तो मैंने भी आगे से हंसते हंसते कहा, मैं क्या ये जो गैरत नामी जानवर है ना, ये बलूचिस्तान और ट्राइबल एरिया में होता है। पंजाब के शहरों से हमने इसको निकाल दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने फिर एक दो मुझे फैमिली के हवाले दिए कि उनकी फ़लाँ शादी फ़लाँ। मैं क्या सर हमें पता भी नहीं है, हम इंटरेस्टेड भी नहीं है। फिर वो आए अगली बात पे जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तारीख़ी तौर पर भी पंजाबी बड़े बुज़दिल हैं और जो है आपने हर हमला आवर का साथ दिया है और हर हमला आवर को किसी को आपने रोका नहीं।
अच्छा। तो वो अब पोजीशन ये थी कि आप जब एक क्राउड में बैठे होते हैं ना, जैसे अब आप आए हैं, जी जी। तो ये आपका जो स्टाफ है ना, इसके हीरो आप हैं ना चाहते हुए भी। अगर मैं आपको हरा तालियां दूं होती असली बजनियां ने। नहीं, मैं आपको हरा दूं ना, तो ये भी बेचारे डाउन हो ऐसा जाएंगे। ही है सर, अगर आप जीतेंगे ना, तो ये भी, इनका भी हौसला बुलंद हो ऐसा जाएगा। ही है। तो वो मेरे साथ भी स्टाफ था, ठीक है। वो मेरे मूंह वाल देखे कि तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ गए ने, तो हाँ। तुसी की करोगे तो मैं भी मौके के इंतजार में था। तो वो जब गैरत वाली बात गुजर गई और उन्होंने देखा कि मेरा बार खाली गया है, तो उन्होंने कहा ये बार किया कि आप बड़े तारीखी तौर पर बुज़दिल हैं। मैंने कहा जी अगर जान की अमान पाऊँ, चारों तरफ उनके बंदे खड़े थे। अच्छा, तो मैं डर कहा नहीं लगा जान तो वैसे? नहीं नहीं, डायलॉग था, वो भी बड़ी हाँ। शफकत करते थे, अच्छा। मजाक भी हो रहा था ना साथ साथ। कोई ऐसी बहुत कोई हीटेड डिस्कशन नहीं ठीक है, थी, इट वाज अ लाइट डिस्कशन। सही हो गया। तो मैंने कहा कि जनाब अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि तारीख़ में कभी कोई कौम बुज़दिल होती है, कभी बहादुर होती है। कभी इंग्लैंड जो था वहाँ पे फ़्रेंच काबिज़ रहे, वहाँ पे ज़ुबान भी फ़्रेंच बोली जाती थी। फिर कभी जर्मन रहे, और फिर एक दो वक्त आया कि इंग्लैंड सारी दुनिया पे काबिज़ हो गया। ऐसा ही। हमने दोनों देखे हैं, वो बुज़दिल भी थे, बहादुर भी बन गए। मैंने कहा इसी तरह हम भी, पंजाबी भी, एक वक्त में जब पोरस था तो हमने सिकंदर का भी मुकाबला किया, जब रंजीत सिंह था तो हम काबुल भी फतह कर गए थे। वाह। तो कभी हम कमज़ोर भी रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा मैंने कहा जीत ये हार तो जो है। कहा जाता है ना कि जी ये हमला आवर आए, मैं क्या देवर आवर ब्लड ब्रदर्स। हम 2 सदियां पहले आए थे, वो 2 सदियां बाद आते थे। हम भी तो उधर से ही आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया से। ऐसे ही। तो हमारी भी मुगलों से नहीं बनती थी, दिल्ली दरबार से नहीं बनती थी। हम कहते थे आओ चलो, वो हम पे हमला करते थे, हम कहते थे हमसे क्या लड़ना, चलो चल के दिल्ली लड़ते हैं। हम भी साथ हम शामिल भी हो साथ जाते थे, शामिल हो जाते। हमसे भी वो सारा कुछ छीन लेते थे। तो ठीक है, हमारे ब्लड ब्रदर उससे ले जाते होंगे तो वेरी नाइस कवर तो सर। वो बस वो फिर हंसी मजाक में बात चली गई। तो कि मुझे आखिर में कहते हैं यू विन। नहीं, फिर अच्छा। मैंने एक और बात की ना जिस जी। पे वो बिल्कुल फिर मैंने उनको कहा देखो पंजाबी जो है ना, हम अपनी ज़ुबान से वो काम ले लेते हैं जो हाथों से हाँ हाँ हाँ, जिसकी ज़रूरत खूबसूरत। नहीं थी। मैं कहा भाई हम आए, अंग्रेज़ आए, कोई भी हमलावर आए, हम खुशामद करते थे हाँ हाँ और अपना काम निकलवा लेते थे। हाँ, हाँ। उसको कहते थे जनाब क्या बात क्या है, बात है। सरकारें इंग्लिश या की। लेकिन मैं क्या, हमारी खुशामद का एक महज़ब तरीका था। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या, आप बलोचों ने क्या किया कि आप वो जो था एक कर्नल, उसकी घोड़ा गाड़ी में जुत के इंसानों ने तो उसकी घोड़ा गाड़ी खींची, और उसमें मैं क्या बुगती सरदार भी था। तो मुझे कहने लगे यू विन वेरी एंड ही नाइस। किस्ड माई हैंड। तो बड़े आदमी थे कि जो उन्होंने ये मान लिया और तारीखी और एक चीज़ बीच को में बैठ के कह बात दिया। कह दिया। तो उन्होंने बड़ी कहा बात यू विन। तो बुनियादी बात है, हम सारी कौमें, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब इंसान हैं। ऐसे ही। कभी तारीख में कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है। ये इन्फ्लेटेड ईगोज के मेरी कौम बड़ी अच्छी है और मेरी कौम बड़ी छोटी है, ये फॉरेनर्स ने आपके अंदर पैदा किया है। इसी खित्ते के आप लोग हैं, ठीक है, और एक जैसी ज़बानें हैं, एक जैसी ज़ुबानें खाना हैं, एक है। जैसे ये इस तरह से ये कहें कि जी मैं बड़ा बहुत बड़े हैं, हम बड़े बहादुर हैं और पंजाबी बड़े चवल हैं, या पंजाबी कहें हम बड़े बहादुर हैं और बाकी बड़े, ये तो ये इकट्ठे रहने कॉम्प्लेक्स की बात है। इकट्ठे रहने की बात नहीं है। सारी दुनिया में लोग इकट्ठे रहते हैं। वहाँ पे भी आयरिश भी हैं, वहाँ पे स्कॉटिश भी हैं, वहाँ पे ब्रिटिश भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो सारे इकट्ठे रहते हैं। उनमें भी अब स्कॉटिश जो हैं वो हमेशा लड़ते रहे हैं। वो सारे जितने यहाँ पे जर्नैल हैं, जनरल निकलसन से लेके लॉरेंस तक, जो बंदा यहाँ पे हेनरी लॉरेंस, ये सारे स्कॉटिश थे। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या अब हम ये कहें कि जो है इंग्लिश बुज़दिल थे और स्कॉटिश दिलेर थे? इस तरह नहीं होता, इकट्ठे थे दोनों। बिल्कुल। तो हम भी इकट्ठे हैं तारीख में, तो कभी वो आगे निकल कभी जाते हैं, हम लोग कभी आगे निकल जाते हैं। तो इनके जाने के बाद, वफात के बाद, बलूचिस्तान में अब जो सिचुएशन चल रही है, क्या इसकी जिम्मेदार अब कौन है इस सब सिनेरियो मेरा में? ख्याल है मिस हैंडलिंग है। जो अकबर बुगती को मैं तो समझता हूँ कि बावजूद इसके कि वो ज़ाहिर है उनसे आर्म्ड एक लड़ाई चल रही थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कत्ल की हद तक हमें जाना चाहिए था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, उनकी टांग में कैंसर था। तो
आप बाज़ औक़ात मसलत से भी काम लेते हैं। कई चीज़ें होती हैं, आपके घर के अंदर लड़ाई होती है, जी। आप मसलत से उसको वक्त गुजारते हैं कि कोई रिजॉल्व हो जाएगा, कोई कुछ रास्ता निकल आएगा। बाज़ औक़ात आप रैश फैसले करते हैं तो उसके नताइज गलत आते हैं। तो ये रैश डिसीजन था कि भाई आप इसको कला कमा कर दो, और उसके नताइज आज तक बलूचिस्तान में बुरे चल रहे हैं, ऐसा ही कोई है। अच्छा नहीं हुआ। तो ये अब जो दूसरा ये होता है कि आप अपने सिटीज़न से, अपने भाइयों से जो है वो जब आप बराबरी का सलूक नहीं करते ना, तो वो सबसे ज़्यादा माइंड करते हैं। मुझे कोई अंग्रेज़ अगर कोई सख्त सुस्त भी कह दे तो शायद मुझे इतना अफसोस ना हो, बिल्कुल। मुझे मेरा कोई भाई कहेगा तो भाई तो मुझे उसकी ज़्यादा तकलीफ होगी। बेशक, तो ये इट्स एक ट्रू। ह्यूमन फीलिंग है, तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए। सही हो गया सर। सर नवाज शरीफ साहब हम्म, कहाँ गुम है आजकल? चुप हैं, बस मुसलसल चुप है उनकी। और ये चुप लगी क्यों सर? ज़ाहिर है वो उनको सदमात पहुँचे हैं, वाइफ की डेथ हो गई, वालिद चला गया, उनकी हुकूमत गलत भेज दी गई, फिर उनको जब तवक्को थी कि हुकूमत मिलेगी, हुकूमत नहीं दी गई। तो ये सारे सदमात हैं। फिर वो दूसरा उनको ज़ाहिर है एज भी है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर ये नतीजा निकलता है। लेकिन मुनासिब है उनको कि अगर वो समझते हैं कि मुझे नहीं पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, नहीं लोगों से मिलना, नहीं बात करनी, तो फिर किसी को अपने को जिसको वो मुनासिब समझते हैं उसको सियासत कराएं और ख़ुद छोड़ दें। फिर सदारत ना रखें ना पार्टी की। बिल्कुल, वो सदारत तो रखी हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने आगे फ्रंट पे फुल मेरा अथॉरिटी ख्याल दी हुई है। है फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर तो सेकंड, तो उनकी फैमिली Yes. में सेकंड इन कमांड तो शहबाज ही रहे हैं। जी। लेकिन आगे क्या, अगली क्या फैसला करना है, ये तो नवाज शरीफ पहली ने करना है। खातून मरियम बीबी हमारी सीएम, जी, माशाल्लाह पहली दफ़ा। जी, जी। उनसे लोग मुतमईन है? अभी देखो, इट्स टू अर्ली टू प्रोडिक्ट। अभी देखें, अभी तो वो उन्होंने शुरू सर किया आपके 6 ख्याल महीने। में परफॉर्मस क्या है अब तक की? नहीं, अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। अभी मैं जस्ट वाचिंग कि पहले आपको एक हनीमून पीरियड देना चाहिए। मैं तो इमरान खान साहब पे भी 1 साल तनकीद नहीं की थी। उसकी वजह यह है कि वो पहले वक्त लगता है प्लानिंग में, चीज़ों के सामने आने पे। अभी तो रोज़ नए मंसूबे आ रहे हैं, कितना इस पे अमल होगा उसका फिर आदमी जायज़ा लेंगे ना कि क्या किस हद तक कामयाब हुई हैं। सही हो गया सर। सर मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, तो आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं कि वो अब कैसे परफॉर्म करेंगे आगे? मोहसिन नकवी साहब ठीक जा रहे हैं अपने हिसाब से। पहले सीएम थे, अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। सारा चार्ज उन्होंने संभाला हुआ था उस दिन, जिस दिन मुजाहरे हुए हैं। बिल्कुल तो ज़ाहिर है ठीक ही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। आपके तो दोस्त भी हैं। जी, मेरे दोस्त भी हैं, इसलिए मैं बड़ा मोहतात तबसरा कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त हैं, और मेरे दोस्त हर पार्टी में हैं, तो मुझे अपने दोस्तों से भी बड़ा प्यार है। सही हो गया सर। ठीक है, वो बालातर उनकी सियासी नज़रियात से मेरे अपने नज़रियात हैं, उनके अपने नज़रियात हैं। पीटीआई में भी मेरे दोस्त हैं, नून में भी हैं, और पीपल्स पार्टी में पीपल्स भी। पार्टी में भी हैं, और मोहसिन नकवी साहब तो भी बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं। Very लेकिन nice. सियासत में मेरी अपनी राय होती है, उनकी अपनी राय होती है। मैं कॉलम लिखता हूँ, वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं, कई कई दिन हमारी बोलचाल नहीं होती। ना करें सर। हाँ हाँ, और उसके बाद फिर सुलह कैसे होती है? फिर सुलह भी हो जाती है, दोस्त जो हैं। ये किसी खाने की टेबल पे निशिस्त में जरा रोटी तो नहीं पसंद करते दोनों नहीं, आप हम लोग? दोनों रोटी पसंद करते हैं। इतने पॉलिटिशियंस के आपने इंटरव्यूज़ किए प्रोफाइल, कौन कौन से पॉलिटिशियंस आपको सबसे ज़्यादा फ़नी लगे और कौन कौन से जो गुस्से में आ गए हों? फ़नी तो खैर कभी नहीं कोई लगा। हम्म। मैं तो हर एक को बड़ी संजीदगी से लेता हूँ। तो नहीं, जो एक्चुअल में खुद से फ़नी हो, ज़रा मज़ाह का शौक़ रखते नहीं, हों। वही लोग जो शेख रशीद साहब का काफ़ी हिस्से मज़ाह अच्छी है। अच्छा। ठीक है, और कौन है जिसकी हिस्से मज़ाह बड़ी अच्छी है, वही है सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है अच्छा। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। उसके अलावा गुस्से में? तो गुस्से को हमें हैंडल करना आता है। हम ठीक कर लेते हैं। सही हो गया सर। अब सर मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब की कुछ खूबियाँ, और उसके बाद हम फिर जी, मीडिया पे इमरान आते खान हैं। साहब ऑनेस्ट हैं, इमरान खान साहब मेहनती हैं, इमरान खान साहब जो हैं क्या नाम है, अपनी सोच में बड़े पुख्ता हैं। ठीक है, हीरो हैं, करिज्मेटिक हैं, ये सारी खूबियाँ उनमें। सही हो गया सर। सर मुझे ये बताइएगा कि बाजवा साहब का क्या किरदार रहा था इमरान खान की हुकूमत गिराने में?
जो तासुर दिया जाता अब है। देखें, बाजवा साहब ज़ाहिर है ये तो इस फैसले में तो शामिल थे कि इमरान खान को नहीं रखना, लेकिन बाद में मेरा ख्याल है कि उनसे भी हाथ से चीज़ें निकल गई थी, और जो उस वक्त के बाकी लोग थे ये फिर उनके हाथ में बाकी चीज़ें चली गई थी। और बिला बाजवा साहब का एक टाइम था, फिर आखिरी वक्त में आके जो होता है, जब पता हो लोगों को कि ये जाने वाले हैं, तो फिर इख्तियार नहीं रहता, फिर वो आप कमज़ोर हो जाते हैं। और बाजवा साहब चूँकि वो समझते थे कि आई एम वेरी क्लेवर, तो किसी का भी उन पे एतबार नहीं रहा था, ना इमरान खान का, ना नवाज़ शरीफ का, ना पीपल्स पार्टी का, कोई भी उन पे आखिरी वक्त में कोई एतबार नहीं कर रहा था। और फौज में ज़ाहिर है, मैंने कहा ना कि फ़ौज में तो उनकी आखिरी दिनों में बिल्कुल। तो दे वर वेटिंग फॉर हिज एग्जिट एवरीबडी। सर जरदारी साहब इतनी कमाल सियासत कैसे कर लेते हैं, हमेशा हर दौर में हमने देखा। नहीं, जरदारी साहब की जो है विजडम है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, बात हर एक की सुनते हैं, लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी की अवामी सियासत थी वो इतनी अच्छी नहीं करते वो, तो इन पे क्रिटिसिज्म भी है। जहाँ उनकी बाकी चीज़ों के फैसले ठीक हैं, लेकिन जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो, वो बिलावल के ज़िम्मे है, ज़ाहिर है अवामी सियासत। बिल्कुल, अब तो उनके ज़िम्मे है। तो आगे वो आसफा भुट्टो भी हम देखेंगे आगे। वो भी अच्छी उसकी तरबियत हो रही है, देखें कब वो तरबियत मुकम्मल होती है। सर इतना अरसा सहाफ़त में रहे, सहाफ़त अब तब्दील होते हुए नज़र आती है कि दो रुख हो जाते हैं, और अब एंकर्स भी रुख वो टो लेने लग गए हैं, कभी किसी की कभी किसी देखो, की। डिवाइडेड तो शुरू से ही थी। ये नवाए वक्त की एक और सोच होती थी, जंग की एक और सोच होती थी। तो दुनिया भर में भी फॉक्स देखें, उसका किबला और है, CNN का किबला और है, वहाँ पे आप टाइम देखें उसका और है, USA टुडे और है। तो ये कोई ऐसी हैरान कुन बात नहीं है। मोड्स अलबत्ता चेंज हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। तो ये तो अल्टीमेटली लोगों ने डिसाइड करना है ना कि वो किसको सुनना चाहते हैं। कि इस वक्त चूँकि पॉलिटिक्स इतनी उसके अंदर डिवीजन है कि लोग अपनी अपनी पार्टी को ही सुनना चाहते हैं, गैर जानिबदार आवाज़ें भी नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ जो उनके दिल को भाती है, कानों को अच्छी लगती है, वही वो आवाज़ सुनते हैं। और ये एक मर्ज़ की निशानी होती है, ये बीमारी है कि सिर्फ आप अपनी ही बात सुने, वही आपको अच्छी लगती है। तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हम दोबारा हेल्दी सोसाइटी बनेंगे, दूसरे की भी बात सुनेंगे। बाज़ औक़ात दूसरे की बात दुरुस्त होती है, आपकी गलत होती है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे होते। तो ये हेल्दी सोसाइटियाँ वो होती हैं जो दोनों बातें सुनती अब हैं। सर लोग वैसे इतना इंतशार पसंद क्यों हो गए हैं और सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, वो समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। वो उसकी एक नफ्सियाती बैकग्राउंड होती है। लेकिन सब क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली कौमें नॉर्मल हो जाती हैं, इस वक्त नहीं नॉर्मल। इस वक्त हम एक अब नॉर्मल सिचुएशन से है, उसका नफ्सियात पे भी इंसानों की असर पड़ता है, उसके लोगों के किरदार पे भी फ़र्क पड़ता है। तो वो उससे हम गुज़र रहे हैं, लेकिन यूँ ही हालात नॉर्मल होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। सर आपको भी इंडिविजुअली कोई एक क्रिटिसिज्म का कोई है जो फेस करना पड़ता हो? कोई करता पड़ता है हर तरह का हम तैयार हैं हर तरह के क्रिटिसिज्म के लिए। ज़्यादातर सर क्या क्रिटिसाइज़ किया जाता है? अब आजकल तो कोई पता नहीं चलता ना कि आप टेढ़े चलते क्यों हैं, आपने ये बात क्यों कह दी है, इसका मतलब ये है, खुद ही लोग मतलब निकाल लेते हैं। तो ठीक है, उनका हक है, वेलकम। हमें तो कोई गाली भी निकाले तो हम कहते हैं जनाब आप ग्रेट हैं, एक और निकाल लें। अल्लाह अकबर सर, ठीक है, सही हो गया सर। ठीक है। अब मैं तो जो गालियाँ निकालने वाले हैं उनको भी दुआएं देता हूँ कि या अल्लाह, हम इस काबिल तो हुए हैं कि हमें कोई गाली निकाले। सर सोशल मीडिया का किरदार जी। कैसा देखते हैं फ्यूचर में? देखो ये इट इज़ अ रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, इसके अभी जो रोल है उसके ऊपर एतराज़ात हैं, अल्टीमेटली रेगुलेट होगा। दुनिया भर में हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये भी रेगुलेट होगा। आप देखें बरतानिया ने अभी जो सोशल मीडिया का मिसयूज़ था उस पर बड़ी सख्त सज़ाएँ दी हैं, अब वहाँ रेगुलेशंस आएंगे। इसी तरह अमेरिका में होगा, फिर अल्टीमेटली हम भी। अभी हमारे यहाँ ये जब मोड चेंज होता है ना तो बहुत अचानक आज़ादी मिल जाती है, तो अभी उस फेज से गुजर रहे हैं, तो निकल आए है जो दिल करता है जो करो। मर्जी। लेकिन अल्टीमेटली इंसान जो है वो खुद ही अपनी पाबंदियां लगा देता है। आप देखेंगे कि लोग इस आज़ादी से भी खुद तंग आएंगे
और क्योंकि ये हर आज़ादी हर एक को तंग करेगी। ये आज मुझे या आपको या बड़े लीडरों को तंग कर रही है, कल हर इंडिविजुअल को तंग करेगी और फिर लोग देखेंगे कि खुद ही इसके कहेंगे कि इसके रूल्स बनने चाहिए इसके लिए। हम इसी तरह देखते आए हैं, पूरी सोसाइटियाँ इसी तरह डेवलप हुई हैं। अब टीवी जो हैं इन पे कैमरा बैठा हुआ है, जी अखबारों के ऊपर गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, यस तो अल्टीमेटली यहाँ भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर system दुनिया बन भर रहा है। में स्ट्रक्चर सर बनेगा। वो फायरवॉल का सुना था, क्या उसमें हकीकत है? नहीं, लगाई तो है फायरवॉल, बड़ी महंगी लगाई है इन्होंने। तो सर क्या तकरीबन कितनी की कॉस्ट आ गई होगी उसके अंदाजन? नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन कहते हैं बहुत महंगी है। और उससे यही चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, वॉच डॉग्स? फायरवॉल है ना दुनिया में, दुनिया में कई मुल्कों में है, चाइना में, रशिया में है सर। चाइना में है, रशिया में है। अब उसके अभी तो कोई असरात नज़र नहीं आते फायरवॉल के। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा फायरवॉल लगने के बाद बाद भी सर वाकई वही चल रहा है, वही मेरा सब नहीं कुछ ख्याल चल कि रहा है। अभी कोई, या तो वो इफेक्टिव नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करने हाँ, वाला या शायद कुछ अभी चल रहा है, अभी तो उसी तरह ही चल रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का वेरी काइंड ऑफ सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सुनो पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।